नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब देश को 1947 में स्वतंत्रता मिली, उस दौर में ये कहा जा सकता है कि अनेक महापुरुषों का स्वतंत्रता के संग्राम में तो महत्वपूर्ण योगदान था ही, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के भी थे जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस देश को, इस राष्ट्र को किस प्रकार का स्वरूप दिया जाए, किस प्रकार के आदर्शों पर यह देश आगे चलेगा। और उस दौर में 1947 में जब अंग्रेज़ों से तो हमारे को मुक्ति मिल गई, लेकिन इस राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि उस दौर में अनेक देशी रियासतें थी, अनेक राजे रजवाड़े, अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थिति थी। उन परिस्थितियों में देश का एकीकरण किस प्रकार से हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रेरणादायी जीवन, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान प्रोफेसर रामस्वरूप जी अग्रवाल। रामस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर रामस्वरूप जी अग्रवाल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्राचार्य रहे हैं। सांस्कृतिक प्रवाह शोध पत्रिका के आप प्रधान संपादक हैं, साथ ही पाथेयकण पत्रिका के भी आप संपादक हैं। सबसे पहले रामस्वरूप जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया, उनके अनेक कार्य इस प्रकार के रहे जिन्होंने पूरे विश्व को अचंभित किया। केवल भारत ही नहीं, अपितु पूरे विश्व ने बड़े नज़दीक से उनको देखा। लेकिन सबसे पहले हम आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक जानकारी ये पहुंचाना चाहेंगे कि किस प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, किस प्रकार का उनका लालन पालन पोषण हुआ, किस प्रकार के परिवार में उनका बचपन बीता। देखिए, सरदार पटेल एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ जी। और उनको पिता जो थे झवेर भाई जी। बताते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो देश की आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें उन्होंने भाग लिया था। रानी झांसी और धुंधु पंत की सेना में 3 साल तक उन्होंने काम करके अंग्रेजों से लोहा लिया। तो ऐसे परिवार में सरदार पटेल पैदा हुए। 3 भाई थे ये। बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल भी वकील बने, सरदार पटेल भी वकील बने, और उन दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सरदार पटेल एक तरह से अपने पूरे परिवार का बड़ा ध्यान रखते थे। रामस्वरूप जी, जिस प्रकार से सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई, ये तो खैर कालांतर में उनके जो निर्णय रहे, जिस प्रकार का कार्य रहा, उनकी जीवटता के लिए भी कहा जाता है कि वास्तव में बचपन से ही अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण, अनेक घटनाएं ऐसी थी। कोई घटना ऐसी ध्यान में आती है जिससे लगता हो कि बहुत ही मजबूत मन के व्यक्ति थे सरदार पटेल? देखिए, सरदार पटेल सामान्य परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने लगन के कारण एक बहुत बड़े वकील के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। जी। वो पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। वहाँ रहते हुए उनके पैर को ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन के समय बताते हैं कि उन्होंने किसी प्रकार का एनेस्थीसिया नहीं लिया। बिना एनेस्थीसिया के उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप ऑपरेशन करिए, मुझे किसी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। और उन्होंने पूरे ऑपरेशन के समय मुंह से एक सिसकी भी नहीं निकाली। और उस ऑपरेशन के सफल होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इस प्रकार का साहसी व्यक्ति, इस प्रकार का एक हिम्मत वाला रोगी मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। तो ये उनकी जीवटता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो वास्तव में ये स्पष्ट रूप से इस घटना से समझा जा सकता है कि चिकित्सकों को उन्होंने कह दिया कि आप मेरे दर्द की परवाह मत कीजिए, आपको जो कार्य करना है बिना एनेस्थीसिया के भी आप कर सकते हैं। और वो चिकित्सक भी उस दौर में अचंभित हो गए उनकी जीवटता देखकर। रामस्वरूप जी, सामान्यतः हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जिसे हम महापुरुष कहते हैं, अपने जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ वो कार्य करते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कार्य हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन महापुरुष वो होता है जो उस कार्य को थोड़ा अलग प्रकार से करते हैं। कार्य के प्रति वल्लभ भाई पटेल की कर्मठता, निष्ठा, ये भी, इसकी भी कोई घटना आपको ध्यान में आती है? इसकी एक बहुत अच्छी घटना है। जब वो अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे थे जी, सेशंस कोर्ट में एक मर्डर केस चल रहा था। डिफेंस के वो वकील थे जी। और उस दिन जिस गवाह की वो जिरह कर रहे थे, वो उस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसी समय जिरह के बीच में ही उनको किसी ने कागज़ दिया। उस कागज़ पर सूचना थी कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है जी। ये उन पर एक बहुत बड़ा वज्राघात था। लेकिन सामने जो केस चल रहा था और जो जिरह चल रही थी, उस जिरह के ऊपर
जो अभियुक्त था उसकी जीवन मृत्यु का प्रश्न नहीं था। जी। यदि वो जिरह ठीक से न हो पाती तो शायद उस अभियुक्त को फांसी लग सकती थी और वो जिरह ठीक होने पर वो बच भी सकता था। तो उन्होंने अपने ऊपर जो वज्राघात हुआ उसको सहन करते हुए जिरह को जारी रखा, किसी को बताया नहीं, चेहरे पर कोई सिकन नहीं आने दी, और जिरह पूरी करने के बाद ही उन्होंने अपने साथियों को बताया कि उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ। तो एक बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात थी, अपने कर्तव्य के प्रति एक निष्ठा की बात थी कि जो कर्तव्य हो मैं उसको पूरा करूं। तो वास्तव में इस घटना से भी समझा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का चरित्र किस प्रकार का रहा होगा, कार्य के प्रति उनकी निष्ठा, कर्तव्य परायणता किस प्रकार की रही होगी। इस घटना से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है जब कागज पर यह समाचार आता है कि उनकी पत्नी का निधन हो गया, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये बात रही कि जिस व्यक्ति की मैं पैरवी कर रहा हूँ कोर्ट में, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने केस लड़ा और उस जिरह के बाद में, उस बहस के बाद में उन्होंने अपने साथियों को ये सारा विषय बताया। बहुत बड़ी घटना है, इससे समझा जा सकता है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा होगा। रामस्वरूप जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाता है, सरदार सामान्य रूप से हम भारत में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति नेतृत्व करने वाला होता है, कोई नेता होता है, उसे सरदार की उपाधि दी जाती है, उसे सरदार कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल के साथ में ये सरदार शब्द कब जुड़ा, कैसे जुड़ा? देखिए, वल्लभ भाई पटेल वकालत का काम करते थे जी। और गांधी जी के संपर्क में वो 1916-17 में आए। दरअसल में बड़ी मज़ेदार बात है, अहमदाबाद में एक गुजरात क्लब बना हुआ था और उस क्लब में गांधी जी बोलने के लिए आए थे। तो सबको कहा गया था कि गांधी जी आ रहे हैं तो सुनने जाना ही है, और उनके सारे साथी जो वकील थे वो सुनने के लिए चले भी गए, लेकिन सरदार पटेल नहीं गए, क्योंकि वो गांधी जी को उस समय तक बड़ा हास्यास्पद और बड़ा बेकार का व्यक्ति ऐसा वो मानते थे, और इसलिए वो ताश खेलते रहे क्लब में और गांधी जी को सुनने के लिए नहीं गए। लेकिन उसके 2 साल बाद में, उस समय बिहार में और एक किसानों का आंदोलन चल रहा था, गांधी जी उस आंदोलन में गए और उस आंदोलन में जो उन्होंने मुद्दे उठाए, जो वक्तव्य दिया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो उन वक्तव्य के उसको सुनकर के सरदार पटेल बड़े प्रभावित हुए और उसके बाद से धीरे धीरे गांधी जी की उनकी मित्रता और निकटता बढ़ती चली गई। देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसमें यह तय हुआ कि उसकी शुरुआत बारडोली से की जाए। बारडोली में किसानों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो लगान नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो 1928 में जो ये आंदोलन हुआ, 27-28 में, उसकी जिम्मा सरदार पटेल को सौंपा गया और सरदार पटेल ने वहाँ गांव-गांव में घूमकर व्यक्ति व्यक्ति से बात करके उस पूरे क्षेत्र के किसानों का इतना जबरदस्त संगठन किया कि अंग्रेज सरकार ने बहुत अत्याचार किए लगान वसूल करने के लिए। उनके पशु उठा के ले गए, किसानों को कोड़े मारे गए, लेकिन इतना जबरदस्त संगठनकर्ता सरदार पटेल सिद्ध हुए कि पूरा बहिष्कार वहाँ के किसानों ने किया और सरकारी अधिकारियों को न कोई आवास मिला, न कोई भोजन मिला और बहुत बुरी दशा हुई। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, लगान माफ हुआ, जो लोग गिरफ्तार किए गए थे वो रिहा किए गए। सरकार ने किसानों की जमीन कुर्क कर ली थी, वो सारी जमीन वापस देनी पड़ी। तो ये जो सरदार ने जो एक संगठन, कुशल संगठनकर्ता के रूप में जो उभर करके आए, तो गांधी जी ने कहा कि सरदार, ये पटेल जो है ये सरदार हैं और सरदार का काम उन्होंने किया। तो इनकी ये जो उपाधि है सरदार की, ये गांधी जी ने उनको दी। तो बारडोली का जो आंदोलन हुआ उसमें किसानों का इन्होंने नेतृत्व किया और ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में अंग्रेजों ने 30% लगान बढ़ा दिया था। जब किसानों पर इतना अत्याचार हो रहा था उस दौर में, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन में आगे आए और उसका कुशल नेतृत्व किया। गांधी जी ने उनको सरदार की उपाधि दी, साथ ही उस आंदोलन में उन किसान परिवारों से जुड़ी हुई जो महिलाएं थी उस दौर में, उन्होंने भी सबने वल्लभ भाई पटेल को उस दौर में सरदार कहना प्रारंभ किया और गुजरात से आगे बढ़कर फिर पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पहचाने जाने लगे। जिस प्रकार से रामस्वरूप जी आपने अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के संगठन कौशल की चर्चा की, आज़ादी के बाद में 550 से अधिक रियासतों का एकीकरण करना ये भी बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था।
इस प्रकार का जो काम सरदार पटेल ने किया, इसमें भी किस प्रकार का संगठन कौशल, किस प्रकार की नीति उनकी नजर आई? आपका क्या कहना है जो जिस प्रकार से देसी रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल के माध्यम से हुआ? देखिए, अंग्रेज 1947 में इस देश से चले गए, लेकिन उन्होंने जैसी परिस्थितियां छोड़ी, लगता था शायद गृह युद्ध हो जाए। देश का विभाजन करके गए, एक हिस्सा पाकिस्तान, दूसरा भारत, और जो देसी रियासतें थी, लगभग 562 देसी रियासतें थी, राजाओं के राज्य थे, उनको वो स्वतंत्र घोषित करके चले गए जी। अब ये बहुत बड़ी बात थी कि वो रियासतें पाकिस्तान में जाएं, भारत में जाएं या अलग देश के रूप में रहें। तो एक प्रकार से एक अराजकता की स्थिति अंग्रेज पैदा करके चले गए थे, और ये भारत का सौभाग्य था कि गृह मंत्री के रूप में इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्ति वो गृह मंत्री था जी। तो उन्होंने राजाओं से बातचीत की, एक तरह से साम दाम दंड भेद सब तरीके उन्होंने अपनाए, बातचीत की, उनको आश्वासन दिया कि उनको और उनकी पीढ़ी को पूरा सम्मान मिलेगा, उनके रखरखाव की, उनके भरण पोषण की पूरी बात होगी, उनका सम्मान किया जाएगा। और उन्होंने सब तरह से कोशिश करके उन रियासतों का भारत में विलीनीकरण किया। देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद, ऐसे कुछ रियासतें थी जो सरदार पटेल का कहना नहीं माना उन्होंने। तो सरदार पटेल ने उन पर पुलिस कार्रवाई की, सेना की कार्रवाई की, और अंततः वो भारत में विलीन हुई। हैदराबाद की जो रियासत थी, वहाँ का जो नवाब था, वो भारत में न मिलना चाह रहा था। तो पुलिस एक्शन के बाद 5 दिन के बाद उन्होंने भी हथियार डाल दिए, और जूनागढ़ का नवाब तो जब उसको पता लगा कि पुलिस एक्शन हो रहा है, भारत की सेनाएं आ रही हैं, तो वो भाग करके पाकिस्तान चला गया था। और अंततः एक बहुत बड़ा काम, यानी देश के एकीकरण का काम सरदार पटेल ने किया और देश को सुदृढ़ बनाया। हम सब उनके बहुत ऋणी हैं। वास्तव में जिस प्रकार से, जिस बुद्धिमत्ता से सरदार पटेल ने ये एकीकरण का कार्य किया, ये है एक अद्भुत और अविश्वसनीय कार्य था, और पूरे विश्व के इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से, जितनी कार्यकुशलता से ये कार्य हुआ, 1-2 स्थानों पर जरूर सरदार पटेल को ये आवश्यकता पड़ी कि सेना की कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी, या वह दबाव उनको दिखाना पड़ा, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में एक बात स्पष्ट रूप से अंकित थी कि यदि हैदराबाद भारत में सम्मिलित नहीं होता है, तो भारत में चारों तरफ से घिरा होने के बावजूद यदि ये एक छोटा सा क्षेत्र पाकिस्तान में जाता है, तो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए आगे जाकर खतरा हो सकता है। उस खतरे को भांपते हुए जिस प्रकार की योजना, रणनीति उस समय बनाई जानी चाहिए थी, वह योजना, रणनीति सरदार पटेल द्वारा बनाई गई। आपसे रामस्वरूप जी जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस प्रकार से गुजरात से सरदार पटेल आते थे, मूल रूप से प्रारंभ में काम उनका गुजरात में बहुत रहा, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सोमनाथ के मंदिर के जो पुनर्निर्माण का कार्य था, कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि देश की भावनाएं इस विषय के साथ जुड़ी हुई हैं। किस प्रकार से सोमनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर कार्य हुआ, क्या बाधाएं आई, और उन बाधाओं से किस प्रकार से पार पाई गई? देखिए, सोमनाथ का जो मंदिर तोड़ा गया, वो एक प्रकार से भारत की जो मान है उसका संवर्धन करना उसके पीछे था। सोमनाथ के मंदिर में जो अथाह संपत्ति थी, सोना चांदी वगैरह थे, वो सब लूट के ले गए। कहते हैं कि कई सारे सैकड़ों ऊँटों पर वो सारा भर के ले जाया गया। अब देश आज़ाद हुआ तो स्वाभाविक रूप से जो महान बिंदु थे उनको फिर से स्थापित करना ही था जी। तो पहला ये बात आई कि सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो, एक नया मंदिर बनाया जाए, और सरकार ये काम कराए। लेकिन गांधी जी का सुझाव था कि सरकार इस पर पैसा खर्च न करे और जनता के सहयोग से मंदिर का निर्माण हो। सरदार पटेल ने इस बारे में काफ़ी रुचि ली, और जनता के सहयोग से ही सारा धन एकत्र हुआ और मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। नेहरू जी की इसमें अनिच्छा थी कि सरदार पटेल जो मूर्ति स्थापना का जो दिन है, जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, उस दिन सरदार पटेल जाएं, लेकिन उन्होंने नेहरू जी की अनिच्छा की परवाह नहीं की। इस मामले में उनके नेहरू जी से मतभेद थे और वो गए। और बड़ी बात यह है कि जो देश के उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए। तो एक प्रकार से सरदार पटेल ने जो एक मान बिंदु था देश का, उसको फिर से ठीक करने में, खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया।
सोमनाथ का पुनर्निर्माण जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की योजना, उनकी दूरदर्शिता से हुआ, और जब उसका प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर भी अनेक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, अनेक लोगों ने पुस्तकों में भी इस बात का वर्णन किया है, और जो वर्णन उन पुस्तकों में होता है और जो चर्चा अभी रामस्वरूप जी ने भी हमारे समक्ष की, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश की जड़ों से जुड़े हुए थे। सरदार पटेल इस देश के मान बिंदुओं से जुड़े हुए थे। उनको लगता था कि यदि सोमनाथ का पुनर्निर्माण और भव्य तरीके से यदि वह होता है तो राष्ट्र के लोगों में एक स्वाभिमान जागृत होगा, एक अपने मान बिंदुओं के प्रति स्वत्व का जो भाव है, जो प्रेरणा का भाव है, वो भी कहीं ना कहीं और अधिक मजबूत होगा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत की जनता की नब्ज को सरदार पटेल बहुत ही अच्छी प्रकार से समझते थे। रामस्वरूप जी, जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि जनता की नब्ज को वो जानते थे, पकड़ते थे, आज़ादी के बाद में तो देश के वो गृह मंत्री बने, लेकिन आज़ादी से पहले भी जिस प्रकार का राजनीतिक ढांचा देश में बना हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि कुशल प्रशासक थे। प्रशासनिक क्षमताओं का अनेक बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका के माध्यम से भी उनका प्रकटीकरण हुआ। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से किस प्रकार की प्रशासनिक क्षमताएं उनकी रही? देखिए, 1917 में अहमदाबाद नगर पालिका के वो सदस्य बन गए थे जी। उस समय प्लेग बड़ा ज़बरदस्त फैला, तो उन्होंने नगर पालिका के सदस्य के नाते सेवा का कार्य जबरदस्त किया। घर घर में गए, रोगियों को दवाइयाँ बांटी गई, चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई। 1 साल बाद इन्फ्लुएंजा फैला, उसमें भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का दिखाई उन्होंने। 10 साल बाद 1927 में वे अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। उस समय जबरदस्त बाढ़ आई थी। उन्होंने अधिकांश जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनको अपने घरों से निकाल करके दूर सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया और एक तरह से बाढ़ से उनकी रक्षा की। तो अनेक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का दिखाया। आज़ादी के बाद जो उनकी प्रशासनिक क्षमता है उससे तो हम सब परिचित हैं जी। आज़ादी के बाद की प्रशासनिक क्षमता तो हम सब ने देखी ही है, लेकिन आज़ादी के पहले भी जब जब उनको लगा कि हाँ, हमारे समाज पर, हमारे देश पर कोई संकट है, कोई आपदा है, कोई विपदा है, तो उसका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उन कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व किस प्रकार का होना चाहिए, यह भी आज के राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भी सरदार पटेल के जीवन से अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। रामस्वरूप जी, जिस प्रकार से सरदार पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या लगता है कितना प्रासंगिक है? देशी रियासतों का उन्होंने एकीकरण किया, क्या इसी बात को ध्यान में रखकर एकता दिवस मनाया जाता है? ये तो बहुत बड़ी बात थी। देशी रियासतों का भारत में विलीनीकरण करना, देश को एक करना, एक प्रकार से देश की एकता के जनक थे वो जी। वो सक्रिय नहीं होते तो देश में कैसी स्थिति बनती, कल्पना की जा सकती है। और इसलिए यदि उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता के दिवस में मनाया जाता है तो ये ठीक ही है, उचित है। ये रामस्वरूप जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि सरदार पटेल जो है वो तुरंत स्थितियों को भांपने में तो माहिर थे ही, लेकिन जिस प्रकार से देश के वो गृह मंत्री रहे और भीतर की जो परिस्थितियां हैं उन पर तो पूरी पकड़ थी ही, लेकिन देश के बाहर की जो स्थितियां हैं, हमारे पड़ोसी जो देश थे उनका व्यवहार हमारे साथ किस प्रकार का रहने वाला है, उन बातों को लेकर भी अनेक लेखक ऐसा लिखते हैं कि बहुत ही दूरदर्शिता थी। पड़ोसी देशों को लेकर उनका स्वभाव, उनका व्यवहार हमारे साथ कैसा रहने वाला है, क्या कोई उदाहरण, कोई घटनाएं इस प्रकार की ध्यान में आती हैं जिनसे यह भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि बहुत बड़े दूरदर्शी नेता थे? देखिए, सरदार पटेल आज़ादी के बाद बहुत वर्षों तक जीवित न रह पाए और दिसंबर 1950 को उनका देहांत हो गया था। लेकिन इन 3 साल में ही उन्होंने ये समझ लिया था कि जो हमारा पड़ोसी है चीन, इससे हमें भविष्य में खतरा उत्पन्न होने वाला है। उसकी जो प्रवृत्ति है साम्राज्यवादी और अपने विस्तारवादी जो उसकी प्रवृत्ति है, उसको वो ठीक से जान गए थे और उन्होंने ये बात अपने कई भाषणों में प्रकट की और अपने जो साथी थे सरकार में उनको भी ये बात बताई। उन्होंने ये इंगित किया कि चीन से सावधान रहने की जरूरत है। तो सरदार पटेल ने 1950 के समय पर ही ये कह दिया था कि हमें चीन से सतर्क रहने की आवश्यकता है। चीन का चेहरा जो है वो नकली चेहरा है, सामने कुछ और है, भीतर कुछ और चल रहा है। और चीन की साम्राज्यवादी जो नीति थी उनको भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरदार पटेल बहुत पहले ही भांप गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी उन्होंने इस विषय में चर्चा कर ली थी और
को हम आगे आने वाले वर्षों में हम देखते हैं 1962 में जिस प्रकार से चीन ने आक्रमण किया, भारत की पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन सरदार पटेल इन चीज़ों से कहीं ना कहीं पहले से ही आशंकित थे। पहले ही उनको लग रहा था कि आगे जाकर चीन भारत को धोखा दे सकता है। रामस्वरूप जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जब सरदार पटेल की बात आती है तो सामान्य रूप से एक बात अवश्य आती है कि आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का भी रहा, नेहरू जी का भी योगदान रहा, गांधी जी के नेतृत्व में इन्होंने काम किया। गांधी जी के बहुत ही हम कह सकते हैं एक प्रकार से दाहिने हाथ थे सरदार पटेल। उस दौर की क्या स्थिति परिस्थिति रही, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक ये जानकारी भी पहुँचे कि जिस समय सत्ता का हस्तांतरण होना था और कांग्रेस देश का उस दौर में नेतृत्व कर रही थी आज़ादी के आंदोलन का, किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, किस तरह से भीतर खाने राजनीति चल रही थी, हम चाहेंगे आपके माध्यम से दर्शकों तक यह भी जानकारी पहुंचे। देखिए, गांधी जी के बहुत निकट थे सरदार पटेल जी। सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ 1917 में, उस समय सरदार पटेल ने बड़ी हिम्मत के साथ गांव-गांव गए, व्यक्ति व्यक्ति से मिले और बाढ़ के कारण जो फसलें तबाह हो गई थी जी। और अंग्रेज लगान वसूल करने में जुटे हुए थे। देखिए, एक बात मैं इस समय कहना चाहूँगा कि अंग्रेजों से पहले यहाँ पर जो लगान लिया जाता था वो जोत के आधार पर होता था। मतलब यदि फसल हुई है तो लगान वसूल होता था और फसल यदि कम हुई है तो कम लगान लिया जाता था, और यदि फसल बर्बाद हो गई है तो लगान से माफ़ी रहती थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बदल करके भूमि के आधार पर, खेत के आधार पर लगान शुरू किया। यानी फसल अच्छी हो न हो आपको लगान देना पड़ेगा। तो खेड़ा में जब बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई, लगान देने की स्थिति में नहीं थे किसान, लेकिन सरकार था कि वो वसूल करेगी लगान, जबरदस्ती लगान वसूल कर रही थी। तो गांधी जी ने इस बात को अपने हाथ में लिया और सरदार पटेल ने उनका सहयोग किया। और गांधी जी को जब बिहार जाना पड़ा तो पीछे से सरदार पटेल ने यह सारा मामला संभाला और उसमें वो विजयी रहे। सरकार को लगान माफी देनी पड़ी। तो गांधी जी ने कहा था कि देखिए, मैं यदि सेनापति हूं तो सरदार पटेल मेरे उप सेनापति हैं और ये अक्खड़ स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन मुझे सबसे प्रिय है, इसके बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इतनी निकटता उनकी थी। और देखिए, जब 1947 में जब सत्ता हस्तांतरण हुआ तो ये हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो उस समय की धारणा थी कि जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। और जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का कार्यकाल पूरा हो गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ये हुआ कि जो भी अब नए अध्यक्ष बनेंगे वो प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करेंगे। और अध्यक्ष बनने की उस समय ये परंपरा थी कि जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां थी, उन कांग्रेस कमेटियों से प्रस्ताव मांगे जाते थे कि अध्यक्ष कौन बने। और बड़ी मजेदार बात यह है कि 15 उस समय जो कांग्रेस कमेटियां थी, उनमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। और जो बची हुई 3 जो कांग्रेस कमेटियां थी, उन्होंने भी पट्टाभी सीतारमैया और कृपलानी का नाम उन्होंने सुझाव दिया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरदार पटेल को अध्यक्ष बनना था। लेकिन पता नहीं, ये बड़ी विचित्र बात थी कि नेहरू जी, गांधी जी का नेहरू जी के प्रति यहाँ कैसा प्रेम था और क्या अंदर खाने कोई बात रही होगी कि गांधी जी चाहते थे कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने। कहा तो ये भी जाता है कि जब इस प्रकार की सारी परिस्थितियां बन रही थी तो नेहरू जी गांधी जी के पास गए और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन जो सबके सामने बात है कि वर्किंग कमेटी की जब मीटिंग हो रही थी तो ये आया कि भाई प्रस्ताव पारित करके तय किया जाए कि अध्यक्ष कौन बने। तो उस समय प्रस्ताव आया कि भाई नेहरू जी के लिए प्रस्ताव आया, तो 2 नाम सामने आ गए, नेहरू जी और पटेल का। तो क्या हो इस समय? तो गांधी जी ने कृपलानी जी को, जो महामंत्री थे, उनको इशारा किया कि पटेल के बारे में। तो कृपलानी जी ने अपना नाम वापस लेने का एक कागज पर लिख करके उनकी ओर भेजा और गांधी जी की इच्छा मान करके और सरदार पटेल ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो कुल मिलाकर के जैसी भी परिस्थितियां बनी हो, वस्तुतः सारे देश के लोग यही चाहते थे उस समय सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री बने। ये देश की नियति थी। नेहरू जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं देश के लिए, और सरदार पटेल ने जो देश को एक किया, देश की एकता को बनाए के रखा, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो रामस्वरूप जी का ये कहना है कि नेहरू जी ने भी देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन उस दौर की जो राजनीति थी और जिस प्रकार से इन्होंने विस्तार से विश्लेषण किया है कि 15 प्रांतीय इकाइयों का जो मत
उस समय कांग्रेस के पदाधिकारियों के पास पहुंचता, उनमें से 13 लोगों ने सरदार पटेल के पक्ष में मतदान किया और 15 में से एक भी मत जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में नहीं था। लेकिन फिर भी गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए ये कहा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा त्याग किया। प्रधानमंत्री का जो पद था वो छोड़ा, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो इच्छा महात्मा गांधी की है उस इच्छा के आधार पर ही यह देश आगे बढ़ना चाहिए। और वास्तव में किस प्रकार के श्रेष्ठ महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, इस बात को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि जब सरदार पटेल का निधन हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि उनका बैंक बैलेंस, जबकि देश के वो गृह मंत्री थे, 262 रुपये उनका बैंक बैलेंस था। किस प्रकार का सादा जीवन रहा है। अनेक उदाहरण हमारे को सरदार पटेल के जीवन से ऐसे देखने को मिलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन भी हम देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन भी देखते हैं। कितने श्रेष्ठ नेता, कितने सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले नेता इस देश में हुए हैं। और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे नेताओं के कारण ही यह देश निरंतर आगे बढ़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में जन्मजात नेतृत्व के गुण थे। यह इस घटना से भी समझा जा सकता है कि जब वो कक्षा 6 में पढ़ते थे, उनके विद्यालय में एक सर्कुलर पास होता है, एक आदेश पारित होता है कि उस दौर में उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो भी पाठ्य पुस्तकें खरीदनी हैं वो उसी विद्यालय से ही खरीद पाएंगे और मन मर्जी का शुल्क जब वहाँ लिया जाने लगा। आज के दौर की बात अलग है, लेकिन आप विचार कीजिए, आज से लगभग 125-150 वर्ष पहले की 150 वर्ष पहले भी यदि इस प्रकार का आदेश हुआ तो उसका भी विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और वो आदेश उस विद्यालय को वापस लेना पड़ा। केवल 10-11 वर्ष का बालक और विद्यालय में इस प्रकार से नेतृत्व करता है और आगे बढ़कर अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से इस देश को, इस राष्ट्र को एक नई दिशा देता है। सरदार की उपाधि वो ग्रहण करता है और वास्तव में भारत की एकता और अखंडता में बड़ा योगदान देता है। तब जाकर सरदार की वो उपाधि प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये जीवन से आज के युवाओं को किस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरदार पटेल ने प्रारंभ से ही त्याग की वृत्ति थी जी। वो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करना चाहते थे। उन्होंने सारी तैयारी की, एडमिशन की बात की, सारे कागजात तैयार किए। वो सारे कागजात उन्होंने वल्लभ भाई का वी और अपने पिता का नाम झैवर भाई वी.जे. पटेल के नाम से किया और सारी तैयारी हो गई। और जब उनके बड़े भाई को पता लगा तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि देख, मैं बड़ा हूं और मैं पहले जाना चाहता हूं बैरिस्ट्री के लिए। तो सारे कागजात, सारी तैयारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। बड़े भाई की इच्छा को देख उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए। तो ये त्याग की वृत्ति जो है, और यही बात जब प्राइम मिनिस्टर के पद के बारे में आई तो उस समय विवाद करने से जो एक जनता में जो एक मैसेज जाता वो गलत जाता। तो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया कि प्रधानमंत्री के पद से हट गए, उनका सबसे ऊपर क्लेम था। तो निश्चित त्याग की वृत्ति उनमें थी, कार्यकुशलता थी, बुद्धि चातुर्य था, परिश्रमी वो बहुत थे और लगनशील थे। देखिए, जब वो पढ़ने के लिए गए इंग्लैंड में तो 17-17 घंटे वो मेहनत करते थे। सुबह लाइब्रेरी में जाते थे और रात को जब वो चौकीदार कहता था कि भाई लाइब्रेरी बंद करनी है तब वो लाइब्रेरी बंद होती थी। तो लगनशीलता और जो सोच लिया है, जो उद्देश्य है, उसके लिए लगातार परिश्रम करना, ये यदि हमारा युवा उनसे सीख सके तो बहुत बड़ी बात हो। तो युवाओं को निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से त्याग और धैर्य, ये 2 बड़े गुण निश्चित रूप से सीखे जा सकते हैं। कितनी भी विषम परिस्थितियां हों उनमें विचलित नहीं होते थे, जैसी भी स्थिति परिस्थिति होती थी उसका सामना करते थे, कठोर परिश्रमी थे और अनेक घटनाएं भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित आज के इस कार्यक्रम में सामने आई। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न भी दिया गया। माँ भारती के ऐसे अमर सपूत को हम नमन करते हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम उन्हें अनेक बार प्रणाम करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रेरणादायी जीवन पर रामस्वरूप जी आपने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।